जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का क्रोध। सुबह के 8 बज रहे थे। गौरव अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी कंचन को आवाज़ लगाई और कहा, कंचन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। अब इतना सुनते ही कंचन ज़ोर ज़ोर से किचन के सारे बर्तनों को पटकने और फोड़ने लगती है। अपनी पत्नी की ऐसी हरकतें देखकर गौरव को भी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, अगर कोई बात तुम्हें कहनी है तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? यो बर्तनों को फोड़ने और पटकने से क्या मिलेगा? तब कंचन ने कहा, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि अपने माँ बाबूजी को घर और खेत बेचने के लिए राजी करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। तुम्हारी महीने की उस कमाई में तो हम ठीक से दाल रोटी भी नहीं खा पाते। तुम्हें जो हर महीने सैलरी मिलती है उसमें से आधा पैसा तो मकान के किराए में ही चला जाता है, और ऊपर से बच्चों की फीस, शहर का खर्च। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? सुबह सुबह अपनी पत्नी के मुंह से जली कटी बातें सुनकर गौरव भी गुस्सा हो जाता है। उसने कहा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ ना, तुम ही बताओ आखिर क्या करूँ? अपनी किडनी बेच दूँ? अरे, तुम्हें किडनी बेचने के लिए कौन कह रहा है? बस मैं यही तो कह रही हूँ कि तुम अपने माँ बाबूजी को खेत खलियान बेचने के लिए राजी कर लो। क्या करेंगे उस पुराने घर का और उस खेत का, जब बेटे बहू हुई सुखी से ना रह सकें? अपने तो गांव में मज़े से रह रहे हैं और यहाँ पर बहू बेटे एड़ियाँ घिस रहे हैं। आखिर मैं माँ बाबूजी से क्या कहूँ कि आप अपना घर बेच दीजिए और अपने खेत को बेचकर सारा पैसा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं शहर में अच्छा सा घर खरीद सकूँ, मुझे किराए के मकान में रहना ना पड़े। कंचन, वह मेरे माता पिता का पुश्तैनी घर है। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे उनके खेत बेचने के लिए कहूँ। मेरी सैलरी से घर का खर्च पूरा नहीं होता, और तुम भी तो बिल्कुल भी बचत करना नहीं जानती। इधर उधर बस फालतू पैसा ही खर्चा करती रहती हो। अपनी सहेलियों का देखा देखी करती हो। तुम अपने लिए नई नई साड़ियाँ, नए नए गहने बनवाती हो, और ऊपर से मैंने कहा था इतना महंगा किराए का घर लेने की क्या ज़रूरत है? कुछ सस्ते घर भी तो मिल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं माना। अपने स्टेटस के चक्कर में तुमने ज़बरदस्ती करके इतना महंगा किराए पर ले लिया। अब तुम्हारे स्टेटस के चक्कर में पैसों की तंगी हो रही है, तो सारा का सारा दोष तुम मुझे दे रही हो। तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हें कुछ बचत करना चाहिए। जब तुम्हारी ख्वाहिश से पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम मेरे माँ बाबूजी को बीच में क्यों ला रही हो? उनके खेत बेचने के लिए क्यों कह रही हो? अब इस पर कंचन बुरी तरह से भड़क जाती है और कहती है, जब शादी करने आए थे तब नहीं दिखा था कि कैसे खानदान से हूँ मैं? मेरा स्टेटस क्या है? मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे पिता की तुम्हारे पिता से दोस्ती थी, जिस वजह से मेरी शादी तुमसे हो गई, और मैं 4 साड़ियाँ क्या खरीद लेती हूँ कि तुम्हारी आंखों में खटकने लगता है। अरे, पत्नी हूँ तुम्हारी तो खर्च करने का अधिकार बनता है मेरा। दोस्तों, यह आज पहली बार नहीं था। इसी तरीके का झगड़ा रोज गौरव और कंचन के बीच में हुआ करते था। रोज रोज के इस झगड़े से गौरव बहुत ही तंग आ चुका था। अब उसे भी अपनी पत्नी कंचन की बातें ठीक लगने लगी थीं। अगर हमें शांति से रहना है तो माँ बाबूजी से बात करनी ही होगी। एक दिन तो कंचन ने गौरव को धमका तक दिया, बीवी बच्चों और माँ बाप में से तुम किसी एक को चुन लो। अगर तुमने अपने माता पिता को चुना तो मैं तुम्हें तलाक देकर अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी। फिर हर महीने देते रहना मेंटेनेंस। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान होकर गौरव ने फैसला कर लिया, अगर हमें सुखी रहना है तो मुझे माँ पिताजी से बात करनी ही होगी, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। एक दिन गौरव अपनी पत्नी कंचन से कहता है, कंचन, चलो तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर देता हूँ। मैंने भी अब सोच लिया है, इस तरह लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण बच्चों की 20 दिनों की लिए छुट्टी हो गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 15 दिनों के लिए माँ और पिताजी के पास गांव चलते हैं
और वहीं पर जाकर समय मिलने पर मैं खेत और घर को बेचने की बात करूँगा। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर जैसे कंचन की तो सारी इच्छाएं ही पूरी हो गई थी। मन ही मन बहुत खुश होती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन कंचन और उसके पति गौरव अपने दोनों बच्चों को तैयार करते हैं और अपने घर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। 5 साल के बाद गौरव और उसकी पत्नी कंचन अपने दोनों बच्चों के साथ घर आए थे। अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने देखकर गोपाल जी और शकुंतला जी तो जैसे फूले नहीं समा रहे थे। अपने बेटे को अपने सामने देखकर जल्दी से रसोई में जाती हैं और उनके लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता तैयार करती हैं। तब तक कंचन भी अपनी सास के पास रसोई में आ गई और कहने लगी, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आप रसोई में काम करेंगी? आप बैठिए और मैं नाश्ता बनाती हूँ। शकुंतला जी ने कहा, बहू इतना लंबा सफ़र तय करके आई हो, थक गई होगी, तुम जाकर अभी आराम कर लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन कहाँ की बात है, कंचन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी सास को एक काम करने नहीं दिया और जल्दी से सारे नाश्ते को बना दिया। आते ही बहू और बेटों का इतना प्रेम देखकर गोपाल जी और शकुंतला जी को बड़ी ही खुशी होती है। वह तो फूले ही नहीं समा रहे थे। वह आपस में यही कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि गौरव शहर में जाकर शहर का ही होकर रह गया होगा और हमारे दिए गए संस्कारों को भूल चुका होगा, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे दिए गए संस्कारों को अपनाए हुए हैं। अब इसी तरीके से गौरव अपने माँ और पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। हर रोज़ काम में उनकी मदद करता है, उनकी सेवा करता है। अपने माता पिता के साथ रोज़ खेत पर जाया करता था। सारे मजदूरों को वह रोज़ खुद खोज कर लाता और खेत के कामों में लगाता। उधर कंचन अपनी सास की तो इतनी सेवा करती जैसे बहू कम बेटी हो। सारा दिन माँ जी करके आगे पीछे घूमा करती। नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। रोज़ सुबह शाम अपनी सासू माँ के पैर दबा के बालों की चोटी करती। बड़े ही जी जान से अपनी सास की सेवा कर रही थी और मीठी मीठी बातों में फुसलाकर अपनी सास से गहनों रुपयों की पैसों की पूरी जानकारी ले रही थी। शकुंतला जी के छोटे छोटे नाती पोते भी दादी दादी करके उनके आगे पीछे उछल कूद किया करते थे। इससे सुखद और क्या हो सकता है एक माँ के लिए। शकुंतला जी मन ही मन सोचने लगती हैं, इतने कष्टों से हमने गौरव को पाला पोसा, आज हमें उसका ही फल मिल रहा है। हम लोग तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे कि शहर में गौरव बदल गया होगा। अमीर खानदान की बहू से शादी हुई है तो बहू भी घमंडी होगी, पैसों के मुंह में वह हमें कुछ नहीं समझेगी। लेकिन हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, अपनी माँ पिता से भी बढ़कर वो मेरी सेवा करती है। हम दोनों पति पत्नी का इतना सम्मान करती है। गौरव और कंचन का व्यवहार देखकर आसपास के लोग भी गोपाल जी से कहते हैं, गोपाल जी आपका तो बेटा बड़ा संस्कारी है, शहर में जाकर संस्कार को नहीं भूला, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग। इतना सुनते ही गोपाल जी की छाती चौड़ी हो जाती है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। पूरे गांव में सीना तान कर चलते फिरते हैं। अपने बहू बेटों का इतना प्रेम वात्सल्य देखकर अब गोपाल जी और शकुंतला जी के मन में भी अपने बहू बेटों के साथ रहने की इच्छा जागृत होने लगती है। वह भी अपने बहू और बेटों के साथ जाकर रहना चाहते थे। यही सोचते हुए एक दिन गोपाल जी ने अपने बेटे से पूछा, गौरव शहर में कितने रूम का घर है तुमने किराए पर ले रखा है? गौरव ने कहा, पिताजी 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में तो हमने किचन बना रखा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने में बड़ी ही दिक्कत होती है तो वह छत पर या फिर बालकोनी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरी महीने की आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। बच्चों की फीस, शहर का खर्च, पूरे महीने की तनख्वाह इन्हीं सब चीज़ों में ही खर्च हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच पाता। अपने बेटे की यह उदास भरी बातें सुनकर गोपाल जी को बुरा लगता है। उन्होंने कहा, तब तो बेटा बहुत दिक्कत होती होगी। अरे रे, यह तो अच्छी बात नहीं है।
अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि माँ क्यों ना हम गांव के घर को बेच देते हैं और उस बेचे हुए पैसे से शहर में एक अच्छा सा खुद का घर खरीद लेते हैं, तो कैसा रहेगा। अब जो बात गौरव खुद कहना चाहता था अपने पिता से, उसके पिता ने खुद ब खुद उसके मन की बात कह दी। और यह सुनने के बाद गौरव और कंचन बड़े ही खुश हो जाते हैं, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। जब 15 दिनों में तुमने मुझे इतना सुख दिया है तो मेरा आगे का बुढ़ापा भी सुधर ही जाएगा। बेटे, हम दोनों तुम्हारे साथ ही चलकर शहर में रहेंगे। अब मुझे भी इच्छा होने लगी है कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ, अपने नाती पोतों के साथ रहूं। इतने में शकुंतला जी भी बोल पड़ती हैं कि अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी, अपने बहू बेटों के साथ में रहने के लिए चलें, लेकिन आपके डर की वजह से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब आप ज़्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें अपने बहू बेटों के साथ रहना है, इसके लिए कुछ करिए। अंत में जाकर निर्णय यही निकाला गया कि इस घर को बेचकर वह शहर में जाकर नया घर खरीद कर रहेंगे। तब गौरव ने कहा, पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि शहर जाने के बाद यहाँ के खेतों को कौन संभालेगा, कौन देखरेख करेगा, तो इससे अच्छा है हम खेत को भी बेच देते हैं और जो पैसे सेविंग करके रख देंगे और उन पैसों से छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेंगे। गोपाल जी बोले, बेटा, मेरे हिसाब से ये ज़मीन बेचना नहीं चाहिए। मुसीबत में और बुरे समय में यही ज़मीन हमें काम देगी। यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो एक बार इस बारे में सोचूंगा ज़रूर। अब यही फैसला करने के बाद गोपाल जी अपने गांव के ही एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र घनश्याम जी के पास जाते हैं और कहते हैं, घनश्याम, मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी ज़मीन और घर को बेचकर अपने बहू और बेटों के साथ शहर चला जाऊं, वहीं पर एक अच्छा सा घर लेकर छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर दूं। तू बता तो कैसा रहेगा। तब गोपाल जी के मित्र घनश्याम जी ने कहा, गोपाल, आखिर माँ बाप धन दौलत किसके लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए ही तो। घर और खेत को बेचने में कोई बुराई नहीं है, जाकर बच्चों के साथ रहो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मित्र, आजकल तुम टीवी और अखबार में देख रहे हो, मोबाइल में आए दिन देखने और सुनने को मिलता है कि बेटों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, कहीं सड़क पर छोड़ दिया। इतनी सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो मेरी राय तो यही है कि कुछ चीज़ बचा के रखो। सारी की सारी दौलत अपने बेटे को मत दे दो, क्योंकि तुम आज पूरा सब कुछ बेच दोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने लिए भी कुछ सेविंग कर कर रखो। बहू बेटों के साथ रहना कोई गलत बात नहीं है। सब कुछ सोचने और समझने के बाद गोपाल जी और शकुंतला जी ने अपने गांव का पुश्तैनी घर और ज़मीन बेच दी। अपने बहू और बेटों के साथ मुंबई शहर चले आते हैं, अपना खुद का एक घर खरीद कर रहने लगते हैं। इस तरीके से कुछ समय तो ठीक ठाक चलता है। बहू कंचन का व्यवहार भी ठीक रहता है। बेटा भी उस तरीके से माँ बाप से अच्छे से बोलता है, बतियाता है, सेवा करता है, अपने काम पर जाता है। समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे बहू के रवैये में बदलाव आने लगा। कंचन आए दिन अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, किटी पार्टी में जाना, फालतू के पैसे खर्च करने लगती है और अपने पीछे अपनी सास को पूरे घर का काम करने के लिए छोड़ दिया करती थी। अब बेचारी शकुंतला जी बच्चों के लिए सुबह टिफ़िन तैयार करती, सुबह का नाश्ता बनाती, रात का खाना बनाती और कंचन अपने मेकअप और फैशन में व्यस्त रहती थी। ये सारी चीज़ देखकर गोपाल जी को बहुत बुरा लगता और एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारी सास दिन भर काम करते करते थक जाती है और तुम हो कि घूमने फिरने में अपना समय नष्ट करती हो और ऊपर से फिजूल खर्चा भी करती हो। आए दिन बैंक में जाकर पैसे निकालती रहती हो। अरे कुछ मदद अपनी सास की भी कर दिया करो। बेचारी बूढ़ी हो गई है, पहले जैसी ताकत नहीं बची कि दिन भर काम करती रहे। जीवन भर उसने काम ही तो किया है, अब तो आराम करे। इस पर कंचन ने तुरंत बेशर्मी से अपने ससुर को जवाब दिया, क्या आप लोग यहाँ बैठे बैठे रोटियां तोड़ने के लिए आए हैं? अगर इस घर में रहना चाहते हैं तो काम तो करना ही होगा।
मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। बेशर्मी भरा जवाब सुनकर गोपाल जी चुप हो जाते हैं और कह भी क्या सकते थे। ऐसे इंसान से बात करना अपने सर को पीटने जैसा है। इधर गौरव भी अपने पिता से कटने लगा है, अपने बीवी और बच्चों में व्यस्त रहने लगता है। अब शकुंतला जी और गोपाल जी अकेले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से शकुंतला जी की तबीयत खराब हो जाती है। गोपाल जी ने अपने बेटे गौरव से कहा, गौरव तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है, अब वह बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उससे बुढ़ापे में काम नहीं किया जाता, क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। अपने पिता की बात सुनते ही गौरव ने कहा, पिताजी बाकी के पैसे भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं, नौकरानी को देने के लिए तनख्वाह कहाँ से आएगी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, और हाँ, रही बात घर के काम की तो वह कंचन और माँ संभाल लेंगी, नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गोपाल जी पूरी तरीके से समझ चुके थे कि गांव में आकर जो व्यवहार हमारे साथ बहू बेटे कर रहे थे, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे, वह क्यों कर रहे थे। यह है उनका असली रूप। उन्होंने हमारी सारी संपत्ति बेचने के लिए, हड़पने के लिए हमारे साथ झूठा नाटक किया और हमारी सेवा की। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं और गर्मी का समय आ जाता है। गौरव के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। तब गौरव और कंचन अपने बच्चों को फटाफट तैयार करती हैं और खुद भी तैयार होकर बैग तैयार करके घर के बाहर निकल जाते हैं। बच्चों को जाता देख शकुंतला जी का मन उदास होने लगता है और वह अपने बेटे गौरव से कहती हैं, गौरव मैंने खाना बना दिया है, खाकर तो जाते, और वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब गौरव ने कहा, माँ बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो हमने सोचा कहीं बाहर घूम आते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, घूमकर जल्दी ही चले आएंगे। इस पर गोपाल जी बोल पड़े, तुम्हारी माँ की दवाई करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज घूमने के लिए और बहू को गिफ्ट में सोने की चूड़ी देने के लिए पैसे हो गए, लेकिन माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरानी रखने के लिए भी पैसे नहीं थे। अभी गोपाल जी की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि कंचन बीच में कूद पड़ी, पिताजी अब हम लोगों का खुशी से रहना भी आपसे देखा नहीं जाता, अपने ही बच्चों को नज़र लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। बहू बेटों का इतना कठोर शब्द सुनने के बाद गोपाल जी क्या बोलते, वह भी चुप हो गए। अब कंचन और गौरव बच्चों को लेकर गाड़ी पर आ जाते हैं और गाड़ी में सारा सामान रखने लगते हैं। तभी गौरव का मोबाइल उसके कमरे में छूट गया था। उसने कहा, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। वह कमरे के अंदर गया और मोबाइल लेने के लिए। तब शकुंतला जी ने देखा बेटा और बहू बिना खाए पिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना पैक कर देती हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे भूखे पेट कब तक रहेंगे। यह सोचकर शकुंतला जी ने टिफ़िन में खाना पैक करके गोपाल जी को दिया और कहा, इस टिफ़िन को बहू को देकर आ जाओ, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे जा रहे हैं, कब तक भूखे रहेंगे, घर से निकलने से पहले थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए था, चलो नहीं खाया कोई बात नहीं, रास्ते में ही खा लेंगे। इस पर गोपाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, जिस बहू को तुम खाना भिजवा रही हो और उसी बहू ने अपने माँ बाप के समान सास ससुर को कितनी बेशर्मी से जवाब दिया, यह तुमने नहीं देखा। मेरा तो मन नहीं करता उनको खाने का टिफ़िन देने का, अगर तुम्हें देना है तो जाकर तुम ही दे दो, वैसे भी भूखे नहीं रहने वाले, रास्ते में कुछ ना कुछ खरीद कर खा ही लेंगे। जब वे घूमने के लिए जा रहे हैं तो खाने के लिए पैसे नहीं होंगे क्या उनके पास। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए गोपाल जी उस टिफ़िन को लेकर अपने बेटे को देने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचते हैं वो ठिठक जाते हैं। सामने से गौरव फ़ोन पर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अरे यार क्या करूं, मेरे घर में आए दिन कलह हो रहा है। कंचन माँ बाबूजी को लेकर बड़ी परेशान रहती है, कहती है कि मैं अपने आपके माँ बाबूजी को अनाथ आश्रम छोड़ाओ। अब धीरे धीरे उनसे काम नहीं हो रहा, उनकी दवाई में फिजूल खर्च हो रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए कह रही थी। अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, वृद्धाश्रम में छोड़ दूं क्या। उधर से उसके दोस्त की आवाज़ आती है, कहता है, अरे तू चिंता ना कर, वृद्धाश्रम में अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ पर दोनों बहुत खुश रहेंगे,
तुम चिंता ना कर, भाभी से मेरी बात हो गई है। मैं सारी चीज़ का पता लगाकर सब व्यवस्था करके तुम्हें फ़ोन कर देकर बताता हूँ। पहले तुम अपने वीकेंड से वापस लौट कर आ जाओ। उसके बाद गौरव ने कहा, ठीक है यार, तुम सारी व्यवस्था कर दो। वीकेंड से वापस आने के बाद इस बारे में सोचूंगा कि माँ बाबूजी का क्या करना है। अपने बेटे की यह बात सुनकर गोपाल जी जैसे जम ही गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बहू और बेटे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उनकी बहू बेटे उनके पैसे को हथियाकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। जब बेटा फ़ोन से बातें करके कमरे से बाहर निकला तो गोपाल जी ने उसे टिफ़िन थमाते हुए कहा, बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए टिफ़िन बनाया है, अच्छे से खा लेना और वापस आने के बाद सारी बातें इत्मीनान से बैठकर करेंगे। जब गौरव को अपने पिता की बातें समझ नहीं आई और कहता है, पिताजी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं और सामने से हटिए, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। अब गौरव उस टिफ़िन को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर चला जाता है। गोपाल जी के मन में तो वे सारी चीज़ें गूंज रही थीं और निढाल से धड़ाम से वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शकुंतला जी अपने पति को इतना उदास देखती हैं तो कहती हैं, अरे बेटे और बहू कुछ ही दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। इस पर गोपाल जी तुरंत अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, तुम कुछ साफ साफ देख कर भी नहीं देख पा रही हो। जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इस पर शकुंतला जी को कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, क्या बात है, बताइए तो सही। तुम्हें पता भी है बहू और बेटे जो बाहर घूमने गए हैं, जब घूम कर आएंगे ना तो हम लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। यह सब उन सब की चाल थी। वह तो सिर्फ हमारी सेवा इसलिए कर रहे थे ताकि वे हमारा खेत और घर हथिया सकें, उसको बेचकर शहर में ऐशो आराम से रह सकें, अपना खुद का घर खरीद सकें। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने तो दुश्मनों से बढ़कर हमारे साथ जो किया है। यह सुनने के बाद शकुंतला जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वह तुरंत सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, अपनी परवरिश को कोसने लगी। तब गोपाल जी ने उन्हें चुप करते हुए कहा, भाग्यवान तुम चुप हो जाओ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो मैं करूँगा तुम देखना क्या करता हूँ। एक हफ्ते के बाद गौरव और उसकी पत्नी कंचन अपनी छुट्टियाँ मनाकर बच्चों के साथ घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते ही 4-5 लड़कियों को अपनी बालकोनी और घर में टहलते हुए देखते हैं तो कंचन बड़ा परेशान होती है और कहती है, अरे गौरव देखो, हमारे घर में ये लड़कियां कहाँ से आईं। गौरव भी ये देखकर चौंक जाता है। उसने उन लड़कियों में से एक लड़की से पूछा, आप लोग मेरे घर पर यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में क्या कर रही हो, और किसी ने आपको रोका नहीं यहाँ आने से, और माँ बाबूजी कहाँ हैं। तब उस लड़की ने कहा, भैया हम लोग यहाँ किराए पर रहने आए हैं, पास में ही हम लोगों का हॉस्टल है। दादाजी ने यहाँ का एक रूम हमें किराए पर चढ़ा दिया है। यह सुनते ही कंचन और गौरव आग बबूला हो जाते हैं और अपने पिता को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगते हैं। घर के अंदर से गोपाल जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग। इतने में कंचन बोल पड़ी, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, हमसे बिना पूछे आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। गोपाल जी ने तुरंत जवाब दिया, बहू पहले तो तुम तमीज़ से बात करो, और जो ये घर घर कर रही हो ना, यह घर तुम्हारा नहीं मेरा है। गौरव ने कहा, अरे ऐसे कैसे, ये घर तो मेरे नाम है, और आज आप लोगों ने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा और वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दूंगा। गोपाल जी तुरंत बोले, अरे तुम क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़ोगे, निकालूंगा तो तुम लोगों को मैं इस घर से। कंचन ने कहा, बाबूजी आप भूल रहे हैं, ये घर हमारा है,
हमने खरीदा है। हंसते हुए गोपाल जी ने कहा, बहू शायद तुम भूल रही हो, यह घर जब खरीदा जा रहा था तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर खरीदा गया था। वह तुम्हारी माँ के नाम पर है। यह घर तुम्हारी माँ के नाम पर खरीदा गया है। अपने पिता की बातें सुनकर दोनों बहू बेटे हक्के भक्के रह गए। अंदर से शकुंतला जी भी निकल कर आ जाती हैं और गौरव को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती हैं, अरे तुझ जैसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा है। अपनी भलाई चाहते हो तो अपना पूरा सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो। तुम जैसे नालायक बेटे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात हमारे नाती पोतों की, तो यह घर उनके बड़े होने पर उन्हें मिल जाएगा। जिस तरह किराए का रूम लेकर अब तक रह रहे थे, उसी तरह से किराए का रूम लेकर रहो। अपना सब कुछ बेच बाच कर हम लोग तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गए थे, और नालायक कहीं के अपनी पत्नी के मुंह में आकर अपने माँ बाप को धमकी दे रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? आज पहली बार शकुंतला जी ने अपने बेटे पर हाथ उठाया था। स्टोर रूम में तुम्हारा सारा सामान पड़ा हुआ है, जाओ उठाकर यहाँ से चलते बनो। अब कंचन और गौरव अपने बच्चों के सहित अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से चले गए। जो बीते कल तक अपने माँ बाप को उनके जायदाद से, उनके घर से बेदखल करना चाहते थे, आज वही बेटे और बहू उस घर को छोड़कर जा रहे थे। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था, वैसा ही उन्हें मिला। प्रिय दोस्तों, गोपाल जी और शकुंतला जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया था, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।